हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पूरी एक वीडियो के अंदर टर्म 2 केमिस्ट्री 11th क्लास के लिए वन शॉट में पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। ये सारे टॉपिक्स आपके जो 11th के जो एग्जाम होंगे केमिस्ट्री के, उसके अंदर 95% आएंगे। मैं डैम श्योर होके कह रहा हूं कि आएंगे तो आएंगे। तो कृपया करके आप इसको, इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे क्वेश्चंस को जरूर करिएगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करे इस अपने लेक्चर को। सबसे पहला है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके चार तरीके के हैं। पहला है आपका डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है आपका डाइपोल फोर्सेस। थर्ड है आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। लास्ट है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे पहले वाले टॉपिक के अंदर। डिस्पर्जन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस क्या होती हैं? डिस्पर्जन या लंदन फोर्सेस क्या होती हैं? देखिए, एज इट इज आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है। एज इट इज सिंपलेस्ट स्टेटमेंट सही है। द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट द न्यूक्लियस इन एन एटम कैन इंड्यूस सम डाइपोल in the atom when another atom or molecule comes in contact with this induced dipole, it can be distorted मतलब होता है क्या? इधर उधर जाना। जो भी नॉर्मल चीज है, नॉर्मल शेप है, उससे वो बिगड़ जाना। दिस इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन। व्हाट? डिस्टॉर्शन that leads to an electrostatic force of attraction between either atom or molecule। जैसे एग्जांपल के तौर पे ध्यान से देखिएगा, ये है आपके पास एक कंपाउंड, ये एटम, दोनों के दोनों एटम मान के चलिए। इन दोनों में क्या है? एक में सपोज क्या है, आपके पास डाइपोल जनरेट हो रखा है पहले से ही। दूसरे में ये वाला उससे क्या करेगा? डाइपोल जनरेट करा देता है। तो इसे क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन फोर्सेस या फिर लंदन फोर्सेस। देखिए, जैसे सपोज करते हैं ये आपका नियोन है। देखिए यहां से ये आपका नियोन है। देखिए इनिशियली जब था इसके पास ना पॉजिटिव था या नेगेटिव था, लेकिन ये जब दोनों पास में आए तो इसमें क्या हुआ? जनरेट हो गया। इस साइड में ये पॉजिटिव चार्ज, इस साइड में नेगेटिव चार्ज। मतलब इसके जो सेंटर में प्रोटॉन थे वो एक साइड में आ गए, यहाँ पे इस साइड में ये प्रोटॉन आ गए हैं पॉजिटिव वाले, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस साइड आ गए, इस साइड आ गए इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? इस साइड आ गए इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही इसको देख के जब ये इसके पास आ रहा है तो अगर यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं हो सकते। इस साइड में इलेक्ट्रॉन है तो इस साइड में क्या होंगे? प्रोटॉन्स या फिर कोई भी पॉजिटिव चार्ज। एटम के अंदर पॉजिटिव आपका प्रोटॉन ही होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। दिस इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन। इससे यहाँ पे इस वर्ड को यूज किया गया है डिस्टॉर्शन। क्या? डिस्टॉर्शन या डिस्टॉर्टेड। ये एटम अपने शेप को चेंज करके अपने जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज थे उसको कहां लेके आ गया? इस साइड में, जो कि बिल्कुल नियर बाय है किसके? इलेक्ट्रॉन्स के। और जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस साइड में हो जाएंगे। ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लियर? तो ये नियोन पहले इसने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया, अपने सेंटर वाले चीजों को इस साइड भेज दिया। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, तो इस साइड में क्या हो गया आपका? नेगेटिव चार्ज। इस साइड में नेगेटिव है तो दूसरा जो नियोन है वो भी अपने स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, शेप को चेंज करेगा। उसने अपने प्रोटॉन को एक साइड में भेज दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया उसे क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन या फिर लंदन फोर्सेस। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है उसे बोला जाता है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर कोलंबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पे वो वर्ड यूज नहीं करा गया, लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलंबिक फोर्स ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर कोलंबिक फोर्स ही है। क्लियर? तो इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसके बीच में जो फोर्स आया उसे डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं। क्लियर? ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। सेकंड आता है आपका डाइपोल फोर्सेस। देखिए
ये सपोज आपके पास एक कंपाउंड है, ध्यान देखिए, बीच में आपका इसमें पॉजिटिव है, इस साइड में, और इस साइड में क्या है, नेगेटिव है। इस साइड में पॉजिटिव, सॉरी बीच में पॉजिटिव, इस साइड में नेगेटिव, इस साइड में नेगेटिव। अब क्या है, ये वाला नेगेटिव इसके बीच वाले, ये वाला नेगेटिव इसका इस साइड वाला, ये वाला नेगेटिव जो इधर जा रहा है, इस वाले इसके बीच वाले पॉजिटिव के पास जाके चिपक जाए। क्यों? क्योंकि इस पे एक पोल है, वो है पार्शियल नेगेटिव इस वाले पे, और देखिए ये वाला है आपका नेगेटिव, ये किससे चिपक गया, इस वाले पॉजिटिव से। तो इसे क्या बोलेंगे, क्योंकि इनमें दोनों में पहले से ही पोल थे, इसलिए इसको बोल रहे हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल, पोल दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव पोल, एक होता है नेगेटिव पोल। पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, इन दोनों को डाई बोला जाता है। डाई फॉर टू पोल्स, डाइपोल डाइपोल। क्लियर? तो ये वाला इससे चिपक जाएगा, ये वाला इससे चिपक जाएगा। ऐसे ही और साइड में होंगे तो ये वाला नेगेटिव इसके दूसरे वाले बगल वाले पॉजिटिव से चिपक जाएगा। सेम ये वाला नेगेटिव जो होगा इसके बगल वाले पॉजिटिव से चिपक जाएगा या जुड़ जाएगा। इसे बोलेंगे क्या, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। पढ़ते एक बार स्टेटमेंट्स को याद रखिएगा। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रिजल्ट्स व्हेन टू डाइपोल, पहला ये डाइपोल है, दूसरा ये डाइपोल है, मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट विद ईच अदर, इंटरैक्ट विद each other through space when this occur, the partial negative portion, this is partial negative portion of one of the polar molecule is attracted to the partial positive portion of the second pole molecule। तो इसे क्या बोलेंगे आप, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। क्लियर? ये है आपका थर्ड, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में जैसे एक जो कंपाउंड है वो खुद पोलर है, एक कंपाउंड है वो खुद पोलर है। जैसे इसकी बात कर रहे हैं, ये आपको दिख रहा है, ये वाटर है, यहाँ पे नेगेटिव पोर्शन हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पोर्शन। अब ये अगर इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो इसमें भी ये क्या जनरेट करा देगा, इसके अंदर पोल। जैसे क्या कहते हैं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदी कर देती है, तो यही वो गंदी मछली है जो इस पूरे तालाब में इस मछली को भी गंदा कर देगी। मतलब अगर ये पोलर है तो वो उसको भी क्या बना देगी, पोलर ही बना देगी। मतलब कहने का ये हुआ। दूसरे एग्जांपल समझते हैं। सपोज मैं बहुत बुरा इंसान हूं, मेरे साथ जो रहेगा आप उसे भी समझेंगे कि वो क्या है, बुरा ही इंसान होगा। मतलब मेरे जो नेचर है, मेरे कैरेक्टर है, वो मेरे दोस्त के अंदर भी होंगे ही होंगे। इसे क्या कहते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल मेरे अंदर जो भी बैड कैरेक्टर थे, अच्छे कैरेक्टर थे, वो दूसरे वाले में भी जनरेट हो गए, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। अगर ये पोलर है और ये इसके पास रहने आया तो ये भी ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। चेक करते हैं। द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल attraction is weak attraction that results when a polar molecule induce a dipole in an atom or in a non-polar molecule by disturbing the arrangement of the electrons in the non-polar species। इसने इसको डिस्टॉर्ट कर दिया, इसको डिस्टर्ब कर दिया और उसके इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब करके यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आने लगा, तो ये इसके साथ लग जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, जैसे सपोज कहता हूं ये नेगेटिव है, तो इस साइड में क्या आ जाएगा भाई, पॉजिटिव। इधर क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव है। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स आ गई वो क्या हो गई, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। क्योंकि इसमें तो डाइपोल पहले से था, इसमें डाइपोल था नहीं जी, तो इसमें भी डाइपोल जनरेट करा दिया गया, इसके अंदर भी डाइपोल जनरेट करा दिया गया। इसे ही क्या बोला जा रहा है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। क्लियर? देखिए इसके डायग्राम को, ये देखिए बन गया ना, जाके उससे लग गया वहां पे, ये देखिए जनरेट हो गया। क्लियर? ध्यान से देखिए एक बार और, लग गया वहां पे, नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव आ गया। चेक करिए, नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव आ गया, इन दोनों में अट्रैक्शन आ गया, इंड्यूस्ड डाइपोल। क्लियर? तो इसे कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। क्लियर? बढ़ते हैं अपने लास्ट वाले पे। इसके अंदर नाम है उसका हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में ही होती है। और ये कौन करता है, हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। हाइड्रोजन
ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। हाइड्रोजन की 3 ही ऐसे एलिमेंट है जिनके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। पहला होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन बस 3 ही ऐसे एलिमेंट है जिनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और है नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यही वो 3 एलिमेंट हैं जिनका साइज छोटा होता है और साथ साथ में पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन के बारे में आप जानते ही होंगे, फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। उसके बाद जो आता है वो होता है ऑक्सीजन और उसके बाद जो आता है वो होता है नाइट्रोजन। इसीलिए ये फॉर्म करते हैं ये इसके साथ या फिर इसके साथ या फिर इसके साथ, जो फॉर्म करता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे सपोज करते हैं, वैसे ये टॉपिक आपने चैप्टर 4 के अंदर पढ़ा होगा। 2 तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटर और इंट्रा। तो आप इससे तो आपने पढ़ा ही है थोड़ा, लेकिन फिर मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूं। सपोज मैं क्या कहता हूं कि भाई मेरे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ये आपको 6 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ऑक्सीजन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो यहां पे 2 बार पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर? एक पार्शियल नेगेटिव इसकी वजह से आया, एक आया इसकी वजह से। ऐसे ही हर ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव होगा क्योंकि हर ऑक्सीजन पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, अब ये हो गया आपका पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। इन दोनों में जो अट्रैक्शन आ गया, दिख रहा है ये अट्रैक्शन, ये बन गया क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बन गया क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कौन सा बन गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों? क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो 3 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यहां पे बन गया, देखो इसके बीच में H और O के बीच में। इसलिए पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल को आप देखिए, पेट्रोल को देखिए, ये सब के सब 100 से पहले ही, मतलब रूम टेम्परेचर पे ही उड़ जाते हैं। सैनिटाइजर हो गया, ये सारे के सारे रूम टेम्परेचर पे ही इवेपोरेट हो जाते हैं। सारे के सारे रूम टेम्परेचर पे ही ये इवेपोरेट हो जाते हैं। क्लियर? अब देखिए जरा ध्यान से, सपोज मैं बात करता हूं वाटर की। वाटर के एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, वाटर के एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसीलिए उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री बहुत होता है, बहुत ज्यादा, और 100 डिग्री होता है। आप किसी भी कैरिबियन कंट्री में चल जाइए, मैक्सिमम जो टेम्परेचर गया है वो 52 पॉइंट समथिंग गया है, 52 पॉइंट समथिंग। इतनी स्वेटिंग होती है उस टाइम भी। और 100 डिग्री की तो बात ही देख लीजिए। अगर आप 100 डिग्री में खड़े हो जाएंगे ना, भुन जाएंगे, अच्छे से भुन जाएंगे लिटरली। तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 है। इसका मतलब इनके बीच में जो फोर्स है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो स्ट्रॉन्गर है ही, तभी तो है ऐसा। क्लियर? तो बढ़ते हैं हम ये हाइड्रोजन बॉन्ड खत्म करके नेक्स्ट टॉपिक पे। स्टेट्स ऑफ मैटर आपका चैप्टर है, स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके अंदर आपको पढ़ना है बॉयल्स लॉ। क्या पढ़ना है? बॉयल्स लॉ। ये बेसिकली गैसेस लॉ के अंदर आते हैं। किसके अंदर? गैसेस लॉ के अंदर आते हैं। किसके अंदर? गैसियस लॉ के, गैसियस लॉ के अंदर आते हैं। चलो, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गाय-लॉसेट लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ये चारों के चारों हैं आपके। क्लियर? मैं यहीं पे इनको समझा देता हूं हल्का फुल्का। देखिए आगे इसके अंदर बॉयल्स लॉ के अंदर आपको पता है कि जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके, किसके? वॉल्यूम के। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। क्लियर? अब थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे मैं इसकी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाता हूं तो P इज इक्वल टू K1/V लग जाता है। यहां मैंने K1 क्यों लिया है? क्योंकि यहां पे मुझे अलग अलग कॉन्स्टेंट लगाने पड़ेंगे, सारे कॉन्स्टेंट एक जैसे ना लगे, इसलिए मैंने यहां पे जो कॉन्स्टेंट लगा दिया वो लगा दिया है K1। क्लियर? अब यहां पे मैं करता हूं K1 इज इक्वल टू PV,
अब पीवी जो है इसको मैं कोई भी मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, यहाँ पे पी और वी है, अकॉर्डिंग टू मैथ्स अगर कोई भी मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन इक्वल है किसी कांस्टेंट के, इक्वल है किसी कांस्टेंट, तो आप उसकी सीरीज बना सकते हैं पूरी प्रॉपर। इसका मतलब ये P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक और चीज, जो पूरा का पूरा आपका बॉयल्स लॉ चलता है, ये चलता है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे पूरा का पूरा बॉयल्स लॉ चलता है, पूरा का पूरा बॉयल्स लॉ कांस्टेंट प्रेशर पे चलता है। क्लियर। अब है आपका सेकंड वाला चार्ल्स लॉ। क्या है? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अंदर क्या होता है कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। और इस टाइम पे जब चार्ल्स लॉ हम यूज कर रहे हैं तो इस टाइम पे जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर। देखिए अब मैं क्या करता हूं, या प्रोपोर्शनैलिटी को हटाता हूं, या V इज इक्वल टू K2 डाल देता हूं, K2T। जैसे यहां पे K1 डाला, यहां K2। अब यहां पे क्या करता हूं मैं कि V अपॉन T ले लेता हूं इज इक्वल टू K2 ले लेता हूं। जैसे मैंने बताया मल्टीप्लीकेशन हो या फिर डिवीजन, अगर वो किसी इक्वल के बराबर है, इक्वल के, तो वो सीरीज में बन सकता है। तो ये हो जाएगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये V2 है, V2 अपॉन T2। अब है आपका थर्ड वाला गैलुसेक्स लॉ। क्या होता है? गैलुसेक्स लॉ। गैलुसेक्स लॉ क्या कहता है? गैलुसेक्स लॉ कहता ये है, गैलुसेक्स लॉ, कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। और इस जगह पे गैलुसेक्स में जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट। क्या होता है? वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट। यहां पे मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाता हूं तो P इज इक्वल टू K3T। फिर यहां पे क्या करता हूं? P अपॉन T इज इक्वल टू K3। फिर यहां पे जो डिवीजन है वो इक्वल है किसी कांस्टेंट के, तो ये भी सीरीज बना देगा। ये सीरीज आगे भी जा सकती है, आपके लिए इतना इनफ है, इतने पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, वो उसकी जगह आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हैं, या फिर क्या ले सकते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या ले सकते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वैसे आपको पता ही है कि एक मोल के अंदर 6.02 टू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आप मोल की जगह यहां पे मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पे आपका P एंड T क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्या रहता है? स्टैंडर्ड या कांस्टेंट, स्टैंडर्ड या कांस्टेंट। क्लियर। प्रेशर एंड टेम्परेचर यहां पे दोनों के दोनों कांस्टेंट रहते हैं। क्लियर। तो अब बढ़ते हैं आगे। आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT होती है, और ये गैसेस लॉ से ही मिलके बनते हैं। गैस के तीन लॉज को मिला के, गैसेस लॉज के तीन लॉज को मिला के आइडियल गैस इक्वेशन का जनरेशन हुआ PV इज इक्वल टू nRT। इसके अंदर जो मेन है वो होता है R, क्योंकि आपको पता है जो P है वो क्या है? प्रेशर। P होगा प्रेशर, V होगा वॉल्यूम, T होगा टेम्परेचर, और N होता है नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स का निकालने का बहुत इजी फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल को। और R जो होता है उसे कहते हैं क्या? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल, इसकी अलग अलग यूनिट्स पे अलग अलग वैल्यूज है, अलग अलग यूनिट पे इसकी अलग अलग वैल्यूज हैं। जैसे सपोज हम ले पास्कल, मीटर क्यूब, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, तो इसकी यूनिट होती है, वैल्यू क्या होती है? 8.314, 8.314। अगर मैं इसकी वैल्यू लूं किसके अंदर? बार, लीटर, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, तो इसकी वैल्यू होती है 8.314 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2। अगर मैं इसकी वैल्यू किस में लूं? जूल की टर्म्स में, तो इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। क्लियर। और एट एसटीपी कंडीशंस यूज अर्लियर, जहां पे आपको पता ही है स्टैंडर्ड होंगी आपकी कंडीशंस, प्रेशर, तो उस टाइम पे जो R की वैल्यू होती है वो होती है क्या? ये वाली। क्या होती है? ये वाली। खैर आपको स्टैंडर्ड वाली कभी यूज नहीं करने को मिलेगी,
11th में तो कभी नहीं करनी पड़ेगी, और जो आप एग्जाम देने जा रहे हो ये वाली वैल्यू तो कभी यूज नहीं करनी। जनरली आपको यूज करनी, अगर देगा भी क्वेश्चन तो उसके अंदर आर की वैल्यू 99% चांस होता है कि गिवन ही होगा, 99% चांस होंगे गिवन ही होगा, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में भी जनरली ये वैल्यूज क्या गई क्वेश्चंस के अंदर गिवन दी गई है। क्लियर? तो बढ़ते हैं आगे, देखिए ये आइडियल गैस इक्वेशन का एक न्यूमेरिकल है, बहुत इजी सा। आपको तो पता ही है कि इसके अंदर फॉर्मूला क्या यूज करना है आइडियल गैस का, PV इज इक्वल टू एनआरटी है, तो पता ही है PV इज इक्वल टू एनआरटी, PV इज इक्वल टू एनआरटी। क्लियर? अब देखिए इसके अंदर जो R की वैल्यू है वो गिवन दे रखी है, R की वैल्यू गिवन दे रखी है। क्लियर? तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय CO2, और CO2 का गिवन मास कितना है भाई, इतना दे रखा है एट इतने टेम्परेचर पे, और ये है आपका क्या, प्रेशर, ये है प्रेशर, ये क्या है, प्रेशर। क्लियर? अब यहां पे यूज करते हैं, देखिए जो गिवन है, सबसे पहले जो निकालना है वॉल्यूम निकालना है आपको, ये हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। गिवन मास, ऐसा करते हैं नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। तो गिवन मास कितना है भाई, 8.8 है, 8.8। क्लियर? और CO2 का जब मोलर मास निकालेंगे, CO2 का मोलर मास, CO2 इसका होता है 12, इसका होता है ट्वाइस प्लस 16, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो यहां पे ट्वाइस कर देंगे, आ जाएगा 44। यूनिट होती है ग्राम पर मोल, क्या होती है, ग्राम पर मोल। तो इसकी क्या हो गई, जो गिवन मास है वो ग्राम में दे रखा है, ये है 44 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कट गया, इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 मोल्स हो गए, 0.2 मोल्स। एन निकल गया, और प्रेशर गिवन है, प्रेशर इज 1 बार। टेम्परेचर आपका किसके अंदर दे रखा है, यहां पे देखिए डिग्री सेल्सियस के अंदर, लेकिन इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो केल्विन में है, तो मतलब इस चीज को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे जी, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे आप 273 ऐड कर देंगे, डिग्री को 273 से, अगर आपको एक्यूरेट लेना है तो 273.15 होता है, 273.15। आप 270 अगर एक्यूरेसी के साथ जाना चाहते हैं तो 273.15 ऐड कर दीजिए इसमें, तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर आप 273 भी ऐड कर सकते हैं। क्लियर? तो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं, ये डिग्री दे रखा है, सीधा कन्वर्ट करता हूं, प्लस 273। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा केल्विन में, किसके अंदर, केल्विन के अंदर। तो इसको देखिए जरा, ये हो जाएगा आपका, ये केल्विन डालते हैं, PV इज इक्वल टू एनआरटी, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। वॉल्यूम निकालना है जी, एनआरटी अपॉन P हो जाएगा V। N कितना है जी, 0.2, R कितना है 0.083, 83 एक नहीं, कोई बात नहीं, हटा देते हैं उसको, कोई परेशानी नहीं है, जो नहीं दे रखा उसको हटा देते हैं। टेम्परेचर 3041। क्लियर? और अपॉन में जो प्रेशर है वो कितना प्रेशर दे रखा है, 1 बार। क्लियर? तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा किसके अंदर, देखिए हमें जो निकालना है वो निकालना है वॉल्यूम, और R के अंदर वॉल्यूम की यूनिट क्या है, लीटर। तो R जो वॉल्यूम आएगा वो किसके अंदर आएगा, लीटर के अंदर। तो बच्चों आप मुझे इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर ही बताएंगे। क्लियर? बस कैलकुलेशन है, कर लेंगे आप। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, आपको वॉल्यूम दे रखा है, कैसे पता चला भाई, क्योंकि ml के अंदर है। 34.05 ml ऑफ फॉस्फोरस वेपर, वेट, उसका मास कितना है गिवन, ये वाला दे रखा है, और कितने टेम्परेचर पे है, 546 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर जो है वो इतना है। क्लियर? आपको क्या निकालना है उसका, मोलर मास। क्या निकालना है, मोलर मास। क्लियर? मोलर मास। सही है, स्टार्ट करते हैं, ये सेकंड वाले को स्टार्ट करते हैं। PV इज इक्वल टू एनआरटी, PV इज इक्वल टू एनआरटी। क्या करता हूं मैं, PV इज इक्वल टू W बाय M। W हो गया गिवन मास, ये मोलर मास, RT। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, M एक साइड फेंक देता हूं उस साइड में, W अपॉन PV, RT, ये। क्लियर? W मुझे पता है जी, W कितना है, ये रहा गिवन मास, डालिए वहां पे,
आर की वैल्यू ये वाली डालिएगा, ये वाली आर की वैल्यू डाल दीजिएगा, यही होगी आर की वैल्यू, क्लियर। और टी की वैल्यू इसको कन्वर्ट कर दीजिए किसके अंदर, प्लस 273 ऐड कर दीजिए, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा ये टी। पी कितना दे रखा है जी, पी ये दे रखा आपको, और जो वॉल्यूम है वॉल्यूम ये दे रखा। तो इस सारी चीजों को वैल्यू डालिए और आंसर आपका निकल जाएगा। एज इट इज सेम आपको ये वाला थर्ड भी करना है, ये वाला थर्ड भी ऐसे ही करना है, क्लियर। चलिए ये 3 क्वेश्चंस हो गए आपके आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर। आइडियल गैस इक्वेशन में बेसिकली आपको वैल्यूज गिवन दी जाएगी, PV इक्वल टू nRT में डालता है, और ये फॉर श्योर आता है, फॉर श्योर ये आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आएगा, क्लियर। न्यूमेरिकल तो आते हैं, हॉट लिस्ट पे होते हैं, हिट लिस्ट पे बोल लीजिए, हॉट लिस्ट पे बोल लीजिए। हॉट क्वेश्चन है, इतने गर्मा गर्म है कि परोस दिए जाएंगे आपके पास, आपको करने हैं, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास एंड डेंसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास एंड डेंसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास एंड डेंसिटी। देखिए, अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है जी, PV इज इक्वल टू nRT। अब ये जो नंबर ऑफ मोल है इसको मैं गिवन मास अपॉन मोलर मास में तोड़ देता हूं, तो ये हो गया PV इज इक्वल टू W बाय M RT, सही है जी। मैं क्या करता हूं, अब V को नीचे भेजता हूं, M को उधर भेजता हूं, तो ये हो जाएगा PM इज इक्वल टू W बाय V RT, सही है जी, बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल सही है। ये है गिवन मास, ये है वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी भाई, तो ये हो जाएगा PM इज इक्वल टू रो RT। ये आपका फॉर्मूला जनरेट हो गया, यही है रिलेशन मोलर मास और डेंसिटी के बीच में। देखिए ये है आपका डेंसिटी, ये है मोलर मास, PM इज इक्वल टू रो RT, PM इज इक्वल टू रो RT। इसका एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वो आप कराने जा रहा हूं, चेक करिएगा। ये क्वेश्चन है, What will be its density? What will be its density at STP? सबसे पहले तो STP चेक करिए। STP पे 2 चीजें होती हैं भाई, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को, ध्यान दीजिए। पहले STP का सिस्टम बना लेते हैं। STP को मैं कंडीशन 1 मान लेता हूँ, या फिर केस 1 मान लेता हूँ, केस 1। तो इस टाइम पे STP पे जो P होगा और T होगा वो तो कांस्टेंट ही है, तो इसको P1 T1 बोलता हूं। कितना होता है जी, 1 बार प्रेशर होता है इसका, 1 बार प्रेशर, सॉरी 1 ATM प्रेशर, कितना, या फिर 1 बार बोल लीजिए, 1 ATM बोल लीजिए। रीजन ये है कि अगर आप 1 ATM को देखेंगे, 1 ATM मिटा दूंगा इसको, ध्यान से देखिएगा, इसको मिटा दूंगा क्योंकि क्वेश्चन आगे करना है। 1.014 बार होता है जी, बार होता है जी, ये है। तो ये लगभग बराबर ही होते हैं, तो आप इसको टेंशन मत लीजिए, 1 बार लिखिए यहाँ पे या 1 ATM लिखिए, बात एक ही है, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब केल्विन में 273 केल्विन हो गया जी, ठीक है, 273 केल्विन हो गया। और आपको डेंसिटी किस पे निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है आपको STP पे ही, मतलब इसी जगह पे ρ1 डाल दीजिए, ρ1 जो आपको निकालना है, क्योंकि ये पूरी कंडीशन किस पे चल रही है, डेंसिटी पे ही चल रही है। किस पे चल रही है, डेंसिटी पे। अच्छा, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी एट STP, मतलब STP पे डेंसिटी निकालनी है। फिर क्वेश्चन मार्क आ गया, डेंसिटी ऑफ गैस इज फाउंड टू बी, इतनी है डेंसिटी ऑफ गैस, कब, अलग टेम्परेचर अलग प्रेशर पे। टेम्परेचर 27 डिग्री है, प्रेशर इस टाइम पे है, तो व्हाट विल बी द डेंसिटी एट, व्हाट विल बी द इट्स डेंसिटी एट STP। यही क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया है, क्लियर। तो बेसिकली आपको जो निकालना है वो STP पे डेंसिटी निकालनी है। तो STP पे आपको 3 चीजें पता है, प्रेशर, टेम्परेचर और ये। यहां देखिए, इसको मैं लगाता हूं PM इज इक्वल टू रो RT में, रो RT, PM इज इक्वल टू रो RT। अच्छा, जो भी इसके अंदर गैस है, वो STP पे
जैसे मैं बोल रहा हूं कि भाई ये मेरे पास एक गैस है CO2 है, CO2 को मैं नॉर्मल टेम्परेचर पे देखूंगा तो उसका मास 44 ही होगा, और उसको मैं STP पे ले जाऊंगा तो भी उसका जो मोलर मास होगा वो 44 ही होगा। मतलब कंडीशंस के अकॉर्डिंग मास का, सॉरी गैस का मोलर मास थोड़ा चेंज होता है, तो मोलर मास का सेम रहेगा और R तो आपको पता ही है सेम रहेगा, मोलर मास सेम रहेगा और R, क्योंकि R तो है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको ध्यान से देखिए, ये है PM इज इक्वल टू रो RT, PM इज इक्वल टू रो RT, इसमें ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो मैं क्या करता हूं M अपॉन R इज इक्वल टू रो T अपॉन P। क्लियर? अब ये जो चीज है, ये वाली चीज है, वो किस कांस्टेंट के बराबर है? अब कांस्टेंट के बराबर है तो वो आपकी सीरीज में बन जाएगी। किसमें बन जाएगी? सीरीज में। क्लियर? सीरीज में। तो देखिए ये केस 1 आपको दिख ही रहा है, तो ये हो जाएगा आपका रो 1 T1 P1 इज इक्वल टू रो 2 T2 P2। क्लियर? तो ये केस 1 तो आपको दिख ही रहा। केस 2 कौन से दे रखे? ये वाले केस 2 दे रखे हैं, तो केस 2 यहां लिख देता हूं भाई मैं। केस 2 के अंदर जो आपका डेंसिटी है उसको रो 2 डाल देता हूं। कितनी है भाई? 5.46 ग्राम DM³। क्लियर? प्रेशर कितना दे रखा है? 2 बार। टेम्परेचर है 27 डिग्री या फिर 300 केल्विन बोल लीजिए उसको। तो T2 को बोल देता हूं 300 केल्विन, और जो प्रेशर गिवन है P2 कितना हो गया? वो ये दे ही रखा है 2 बार। वैल्यूज डालते हैं, बेसिकली आपको निकालना है रो 1। क्यों? क्योंकि रो 1 क्या है? डेंसिटी है किसकी? STP पे। देखिए यहां इंप्लाई डालता हूं। रो 1 कितना है जी? रो 1 नहीं पता, रो 1 डाल देते हैं। T1 कितना है जी? 273। P1 कितना है? 1 बार। रो 2 कितना है? 5.46। क्लियर? और T2 कितना है जी? 300 अपॉन आपका P2 कितना है? 2 बार। क्लियर? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको क्या करता हूं, इसके जो 100 है, 100 है, इसके 100, इसमें 3 into 100 है ना, इसलिए 300 है। इसका 100 जो है इसमें मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये हो जाएगा 546। तो ये हो जाएगा रो 1 273 अपॉन 1 इज इक्वल टू 546 इंटू 3 अपॉन 2। इसको काटेंगे तो ये कट गया, ये 2 टाइम्स में कट गया, ये 2 कट गया, ये क्या बचा? रो 1 इज इक्वल टू बचा, रो 1 इज इक्वल टू 3। यूनिट क्या होगी? सेम एज डेंसिटी जो यहां दे रखी है, ग्राम पर DM³। ये NCERT का क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा। क्लियर? ठीक, तो अब बढ़ते हैं आगे। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, देखिए क्या कहता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि सपोज ये बीकर है आपके पास, इसमें 2 या 2 से ज्यादा, सपोज एक गैस ये है, एक गैस का मॉलिक्यूल ये है, एक गैस का मॉलिक्यूल ये है। क्लियर? मैं कहता हूं कि भाई ये है आपका H2, ये है नियोन, ये है हीलियम गैस। कौन सी है? हीलियम गैस। हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और नियोन गैस और ये हीलियम गैस। ये तीनों एक दूसरे से नॉन रिएक्टिव है, क्योंकि ये तो नोबल है, ये भी नोबल है, ये इससे नहीं करेगी, ये इससे नहीं करेगी, ये इससे नहीं करेगा, ये इससे नहीं करेगा, ये तीनों की तीनों एक दूसरे। ये तो रिएक्टिव है, लेकिन ये किससे करेगा भाई? इन दोनों से करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों नॉन रिएक्टिव ही है नेचर में। तो ये जो हाइड्रोजन है H2 है, वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा इन दोनों में, इसलिए ये नॉन रिएक्टिव गैस है। उसके बाद इन सबका मास जो है, पार्टिकल साइज, मास, मोलर मास, एटॉमिक मास जो भी है, वो सब कुछ अलग है। इसका अलग होता है, इसका अलग, इसका अलग, क्योंकि सबका साइज से अलग अलग है। ऊपर से मैं एक प्रेशर अप्लाई करता हूं, जिसे मैं बोल रहा हूं P एक्सटर्नल। क्लियर? P एक्सटर्नल। जैसे ये इस बैरियर को क्रॉस करेगा, इस पार्टिकल पे अलग प्रेशर लगेगा, इस पार्टिकल पे अलग, इस पार्टिकल पे अलग। जो इस पे लगेगा इसे मैं बोल देता हूं PHE बोल देता हूं। क्या बोलता हूं? P, प्रेशर ऑन हीलियम मॉलिक्यूल। इस पे जो लगेगा उसे बोलता हूं PNE, प्रेशर ऑन नियोन मॉलिक्यूल। इस पे जो लगेगा वो PH2 बोल देता हूं, प्रेशर ऑन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्लियर? अच्छा, अब डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि जो ऊपर से प्रेशर अप्लाई हो रहा है, जब वो इस पोजीशन पे आके बटा, यहां पे आके बटा, तो सब पे अलग अलग प्रेशर लगा, लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा किसके? जो एक्सटर्नली लगाया जा रहा है उस पे ही, या फिर उसी के बराबर होगा। इसका मतलब P external is equal to
PH2 प्लस PNE प्लस PHE। क्लियर? इन तीनों के ये बराबर होगा। क्लियर? इन तीनों के एडिशन के ये बराबर, तीनों के एडिशन के बराबर होगा। यही क्या कहता है आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज अ गैस लॉ व्हिच स्टेट्स दैट द टोटल प्रेशर exerted by the mixture, ठीक है, वो जो लग रहा है, of a gas is equal to the sum of the partial pressure exerted by each individual gas in the mixture। लेकिन यहाँ पे आपका जो नॉन रिएक्टिव गैस है वो मेंशन नहीं किया गया, लेकिन ये जो गैस होते हैं वो लिटरली नॉन रिएक्टिव ही होते हैं। क्लियर? नहीं तो अगर ये रिएक्ट कर जाएंगे तो अलग मॉलिक्यूल फॉर्म कर देंगे तो उस पर तो अलग प्रेशर लगने लगेगा। यहाँ पे तो डेल्टस हो गया फिर। क्लियर? तो यहाँ पे 11th के लेवल पे आपको जो लेने हैं वो नॉन रिएक्टिव गैसेस लेने हैं। कौन से लेना है? नॉन रिएक्टिव गैसेस। तो अब तीनों के लिए भाई अप्लाई करते हैं पहले अलग। देखिए, पहले लेते हैं H2 के लिए, यहां लेते हैं Ne के लिए, यहां लेते हैं He के लिए। क्लियर? हो जाएगा PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT। ध्यान से देखिएगा क्या लिखूंगा अभी आगे। PV इज इक्वल टू nRT, ये भी PV इज इक्वल टू nRT है। इन पूरे के अंदर, इस पूरे का जो टेम्परेचर वॉल्यूम क्या होगा? एक ही होगा। टेम्परेचर वॉल्यूम एक ही होगा। तो इसके लिए बस अलग क्या होगा? टेम्परेचर, इसका पूरे का टेम्परेचर एक ही होगा, वॉल्यूम एक ही होगा। मतलब इसमें अलग क्या होगा? जो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स। क्यों? क्योंकि सबका एटॉमिक मास, मोलर मास अलग है, तो जो अलग होता है वो क्या होता है? प्रेशर। तो इसके लिए बोलता हूं ये है H2, इसके लिए बोलता हूं ये है H2। R, T और V इसमें हो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के, नियोन के मॉलिक्यूल के या फिर हीलियम के मॉलिक्यूल के लिए वो सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि सब तो तीनों का मिक्सचर यही है। वॉल्यूम सबका एक ही होगा, टेम्परेचर सबका एक ही होगा, R की वैल्यू सबके लिए एक ही है। तो वेरी क्या करा? सब पे प्रेशर अलग लग रहा है, सबका मोलर मास अलग है, तो भाई या इसका गिवन मास अलग होगा तो इसका नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होगा? अलग ही होगा। क्लियर? तो यहां पे इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1। अब तीनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अब देखिए मैं इस तरह इसको कैसे लेता हूं पहले। PH2 इज इक्वल टू nRT अपॉन V और ये हो जाएगा H2। क्लियर? ये इक्वेशन 1 P और ये किसके लिए होगा? नियोन के लिए। ये भी नियोन के लिए, ये हीलियम के लिए, ये भी हीलियम के लिए। जो चेंज हो रहा है वो P और N ही हो रहा है। इसमें होगा PNE nRT नियोन अपॉन V। ये इक्वेशन दूसरी। ये हो गई तीसरी। अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को मैं क्या करता हूं? ऐड कर देता हूं। तो हो जाएगा H2 प्लस PNE प्लस PHE। क्लियर? अब इसकी ये वाला पोर्शन क्या है? देखिए तीनों में, चलिए लिख देता हूं। ये किसके लिए? दूसरा वाला नियोन के लिए। किसके लिए? तो यहां नियोन डाल देता हूं, Ne, ये है He। इन तीनों के अंदर RT अपॉन V, RT अपॉन P, RT अपॉन V कॉमन है। और ये जो है देखिए ये इक्वल है किसके? P एक्सटर्नल के। किसके? P एक्सटर्नल के। तो जो P एक्सटर्नल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कॉमन लेते हैं इसके अंदर RT अपॉन V और ये तीनों, ये वाला मोल, ये वाला मोल और ये वाला मोल क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएंगे। H2 प्लस Ne और ये प्लस क्या हो जाएगा? अच्छे से लिख देता हूं मैं, NH2 प्लस Ne प्लस NHE RT अपॉन V। तो ये वाली इक्वेशन है जो यूज होंगी अभी। क्लियर? इसके न्यूमेरिकल्स के अंदर। किसके अंदर? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ध्यान से 2 बार कर लीजिएगा, ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये। 2 ही तरीके के न्यूमेरिकल्स आएंगे। एक आएगा आपका आइडियल गैस का या फिर आपका ये, और ये 100% आएगा। 100% दोनों में से एक ना एक फंसेगा। क्लियर? ये है आपका एक न्यूमेरिकल। देखते हैं जैसे क्या क्या रखा है।
कैलकुलेट द टोटल प्रेशर, जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है, ऊपर से प्रेशर, वो उसको कैलकुलेट करना। जैसे देखिए यहां पे सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर ऑफ 8 ग्राम डाइऑक्साइड मतलब O2 दे रखा है एंड 4 ग्राम आपका दे रखा है H2 डाइहाइड्रोजन H, कन्फाइंड इन अ वेसल ऑफ, जिसका वॉल्यूम कितना होगा 1 dm³ और टेम्परेचर कितना होगा 27 या फिर 27 डिग्री या फिर 300 केल्विन। क्लियर, 27 डिग्री या फिर 300 केल्विन, 27 डिग्री या फिर 300 केल्विन होगा। कितना होगा 27 डिग्री या फिर 300 केल्विन। तो सपोज करते हैं ये हमारे पास एक बीकर है, इसके अंदर है O2 और H2 है। इसका जो गिवन मास दे रखा है O2 का कितना है 8 ग्राम, कितना है जी 8 ग्राम। इसका कितना है 4 ग्राम। और इस पे जो प्रेशर लग रहा है P एक्सटर्नल, यही आपको क्या करना है निकालना है। यही क्या करना है आपको निकालना है। जो वॉल्यूम दे रखा है इसके लिए पूरा 1 dm³ है, ये आपको दे रखा है। टेम्परेचर T कितना है 27 डिग्री सेल्सियस या फिर 300 केल्विन या फिर 300 केल्विन। क्लियर, और R की वैल्यू जो है R वो है 0.0831। वो गिवन दे रखे, लिखने की जरूरत ही नहीं है, यूनिट्स आपके सामने है। क्लियर, अब क्या करता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। P एक्सटर्नल, यहाँ पे 2 गैस है तो 2 ही गैस लूंगा मैं। जैसे लॉ लगा रहा हूं मैं डाल्टन्स का यहाँ पे, तो कितने गैस है भाई 2 गैस है, दोनों के नंबर ऑफ मोल लिखूंगा NO2 प्लस NH2। ध्यान से देखिएगा, जो पहले वाले जो मैंने आपको पढ़ाया वो 3 गैस के लिए पढ़ाया, यहाँ पे 2 गैस है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज है, ये जो गैसेस दे रखी है वो रिएक्टिव दे रखी है, लेकिन डाल्टन्स लॉ नॉन रिएक्टिव गैसेस के लिए ही बोला जाता है। क्लियर, ठीक। यहाँ पे है आपका RT अपॉन V, तो इसका नंबर ऑफ मोल पहले निकाल लेते हैं। इसका गिवन मास कितना है भाई O2 का गिवन मास है 8 ग्राम और O2 एक O का होता है 16, तो 2 O2 का हो गया 32। कितना हो गया 32। क्लियर, प्लस H2 का 4 ग्राम दे रखा है, तो 4 एक H का ये गिवन मास है। मोलर मास कितना होगा H2 का, ये H2 है, 1 का 1 2 का 2 और R की वैल्यू 0.083 एंड T कितना है 300 और V कितना है आपका 1 dm³। तो ये पूरा का पूरा किस में निकलेगा, R की वैल्यू में देखिए बार में दे रखा है, तो आप निकाल तो प्रेशर ही रहे हैं, तो निकलेगा बार के अंदर। इसको काटेंगे तो 1/4, इसको काटेंगे तो 2। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका 2.25 और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.083 इंटू 300। ये जो निकला आपका किसके अंदर निकला, बार के अंदर। और क्या निकला है जी ये P एक्सटर्नल। निकल गया आंसर, कितना इजी है देखिए, P एक्सटर्नल वैल्यू निकालिए। आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जितने भी क्वेश्चंस होंगे छोड़ूंगा, सबके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्लियर, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहीं पे मैं इसको खत्म कर दूंगा। इंपॉर्टेंट है ये भी, 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इस पे, 1 नंबर का क्वेश्चन। रियल गैस इक्वेशन इंपॉर्टेंट, देखिए डाला गया इंपॉर्टेंट। रियल गैस इक्वेशन इंपॉर्टेंट डाला गया है। रियल गैस इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं। दुनिया के अंदर कोई भी गैस आइडियल होती नहीं है, सारी की सारी गैसेस होती हैं रियल। तो आप बोलेंगे भाई आइडियल गैस क्यों पढ़ाते हैं, आइडियल गैस इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि गैस के अंदर हम 2 प्रॉपर्टीज को नेग्लेक्ट करते हैं, 2 प्रॉपर्टीज को। एक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक होता है उसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। इन 2 वॉल्यूम्स को हम, इन दोनों चीजों को हम नेग्लेक्ट करके मान लेते हैं कि जो गैस है वो क्या हो गई, आइडियल गैस में बन गई। जैसे सपोज करता हूं मैं, पहले बोल देता हूं, याद रखिए उसको, कोई भी चीज दुनिया के अंदर आइडियल तो होती ही नहीं है भाई, आइडियल एग्जिस्ट ही नहीं करता। सपोज करते हैं सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, बस क्रिकेट ही तो खेलते हैं। और फुटबॉल खेलते हैं, नहीं खेलते। स्मार्ट लगते हैं, नहीं लगते। बाल उनके रणबीर कपूर जैसे हैं, नहीं है। बस एक पर्टिकुलर हम एक साइड में जाके उनको आइडियल मानते हैं कि भाई वो क्रिकेटिंग सेंस में बहुत आइडियल है। हाँ जी आइडियल है बिल्कुल। दूसरे पे चलते हैं, लता मंगेशकर जी मर गई हैं, तो लता मंगेशकर जी बहुत अच्छा गाना गाती थी, बहुत अच्छा गाना गाती थी, लेकिन वो क्या हर चीज अच्छा करती थी, नहीं। बस उनकी आवाज, उनके गाने, उनकी वॉइस बहुत प्यारी थी, इसलिए बहुत अच्छे अच्छे गाने गाती थी।
क्लियर? तो मतलब कहने का है हर इंसान हर फील्ड के अंदर आइडियल नहीं हो सकता, उसके लिए एक पर्टिकुलर फील्ड है, उसी फील्ड के अंदर वो आइडियल माना जाता है। सेम एज कोई भी दुनिया के अंदर आइडियल गैस होती ही नहीं है, इसलिए दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा इंसान ही नहीं है जो हर चीज को परफेक्टली कर सके, एक इंसान को छोड़ के, रजनीकांत। किसको? रजनीकांत तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं रियल गैस इक्वेशन। रियल गैस इक्वेशन बेसिकली क्या होती है? देखिए PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। ध्यान दीजिए, जो ये आइडियल गैस इक्वेशन है, वैंडरवाल इक्वेशन को ही हम रियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, वैंडरवाल इक्वेशन को ही हम रियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। और जब हम रियल गैस से आइडियल गैस बनाते हैं, बनता वही है, रियल गैस से ही आइडियल गैस बनती है, दो चीजों को हम मिटा देते हैं। ये है आपकी पूरी की पूरी कौन सी इक्वेशन है? ये इक्वेशन का नाम है रियल गैस या फिर वैंडरवाल इक्वेशन। इसके अंदर प्रेशर आपको पता है, V आपको पता है, N आपको पता है, V पता है, N पता है, N पता है, R पता है, T पता है, बचा क्या? A और B। A और B ही ऐसे फैक्टर हैं जब आप रियल गैस इक्वेशन के अंदर A और B को मान लेते हैं नेग्लेक्ट या फिर जीरो मान लेते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? PV इज इक्वल टू nRT के अंदर। आपको याद रखना है कि A क्या है भाई? A पूछा जाता है, ये है करेक्शन फॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। A आपको याद रखना है, A पूछेगा कि A क्या है, तो करेक्शन फॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। B पूछेगा B क्या है, तो करेक्शन फॉर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। करेक्शन फॉर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम क्या होता है? करेक्शन फॉर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, करेक्शन फॉर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। ध्यान रखना है आपको। अगर सपोज करिए मैं यहाँ पे A को जीरो मान लूं, तो ये इससे जीरो हो जाएगा, ये पूरा का पूरा पोर्शन जीरो। इसमें मैं B को जीरो मान लूं, ये पूरा का पूरा जीरो, तो क्या बचा? PV इज इक्वल टू nRT तो बचा, जो कि क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन। क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन। तो PV इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन, जो बनती किससे है? रियल गैस इक्वेशन से। आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा? क्वेश्चन A और B के बारे में, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ A and B in रियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन और वैंडरवाल इक्वेशन। पहला क्वेश्चन इस तरीके से, और वैंडरवाल इक्वेशन। रियल गैस इक्वेशन या वैंडरवाल इक्वेशन के अंदर A और B क्या होता है? इस तरीके से तो आपको बताना A है ये, B है ये, या फिर दूसरे तरीके से इसी क्वेश्चन में कैसे पूछेगा कि what are van der Waal constants, van der Waal constants। तो आपसे पूछेगा मतलब इनडायरेक्टली कि A और B क्या है, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है वैन डर वाल इक्वेशन के ही तो है। कौन? A और B पे ध्यान रखना है। वैन डर वाल कांस्टेंट भी कहा जाता है इसको, क्या? वैन डर वाल कांस्टेंट। तो पूछा जाए व्हाट आर वैन डर वाल कांस्टेंट, तो A आपका ये होता है, B आपका ये होता है। आंसर कंप्लीट, एक नंबर पक्का। क्लियर? तो ये वाला यहीं पे खत्म